हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ेंगे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का मतलब क्या हुआ बच्चों? तो संवैधानिक उपचार का मतलब हुआ कि ऐसा अधिकार जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं ना संविधान निर्माताओं के द्वारा, तो उसका क्या करिए? संरक्षण करें, मतलब उसको बचा के रखे। संरक्षण करने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है, आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, आपके फंडामेंटल राइट्स का कहीं उल्लंघन होता है, तो आपको मिला है अधिकार कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को क्या करो? बचाओ। ठीक है, और किसके अंतर्गत मिला है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो अनुच्छेद 32 है ना, वो फंडामेंटल राइट्स में भी क्या है? मूल अधिकार में भी मूल है। ठीक है, मूल अधिकार में हमें क्या क्या मिला है? जीवन का अधिकार है, हमें बोलने की आज़ादी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो बात को ये समझना, जब इतने सारे अधिकार संविधान निर्माता हमें दे रहे थे, तो क्यों दे रहे थे? क्योंकि संविधान निर्माता क्या कर रहे थे? व्यक्ति को इंपॉर्टेंस मान रहे थे। क्यों? क्योंकि देखो, आखिर संविधान बना क्यों? तो संविधान क्यों बना? ताकि व्यक्ति को महत्व दिया जा रहा था, राज्य को नहीं। राज्य बाद में, व्यक्ति पहले। अब फंडामेंटल राइट्स क्यों आया? देखो, संविधान तो बहुत जगह है, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्यों आया? तो अमेरिका ने देखा था ना कि संविधान है, सरकार होने के बाद भी क्या हो रहा है? व्यक्ति की आजादी नहीं है। वहां पे व्यक्ति का क्या हो रहा है? व्यक्ति पे शोषण किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार वहां पे सर्वोच्च शक्तिमान है, तो सरकार का शासन है। ठीक है, कहीं धार्मिक नेता का शासन है, कहीं सेना का शासन है। तो संविधान होने के बाद भी तो फंडामेंटल राइट्स इसलिए लाया गया ताकि हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे? हम राज्य से पहले व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देंगे। क्योंकि जब संविधान निर्माता संविधान लिख रहे थे, तो वो किसके विचारों को व्यक्त कर रहे थे? वो आम जनता के विचारों को व्यक्त कर रहे। संविधान आम जनता के लिए लिखा जा रहा था, इसीलिए जब आम जनता के बारे में लिखा जा रहा था, आम जनता के लिए संविधान बन रहा था, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको मिलेगा? व्यक्ति को मिलेगा। तो जब व्यक्ति को इंपॉर्टेंस मिला, मतलब कि अभिव्यक्ति की आजादी मिली, व्यक्ति को इंपॉर्टेंस महत्व मिला, तो फंडामेंटल राइट्स आने से क्या हुआ? फंडामेंटल राइट्स आने से क्या हुआ? व्यक्ति क्या हो गया? राज्य से ज्यादा शक्तिशाली हुआ। राज्य फिर पहले नहीं आएगा, राज्य बाद में आएगा। राज्य किस लिए है? तो राज्य व्यक्ति की अधिकार का संरक्षण करने के लिए, व्यक्ति की सेवा करने के लिए। ठीक है, तो अब ये अनुच्छेद 32 क्यों मूल है भाई? मूल अधिकार में भी मूल क्यों है? कि देखो, अब संविधान निर्माताओं ने हमें तो ये सारे अधिकार दे दिए, लेकिन हो सके समय जैसे परिवर्तनशील है, अब राज्य क्या कर सकती है? हो सके कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या करे? उल्लंघन कर दे। ठीक है, या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कहीं हनन हो। तो संविधान निर्माता दूर तक सोचते थे, दूरदर्शी थे, तो उनको पता था कि नहीं भाई, व्यक्ति को बस इतना सारे अधिकार देने से नहीं चलेगा, हमें कुछ उसको एक ऐसा पावर, एक ऐसा अधिकार देना पड़ेगा जिसके आधार पर व्यक्ति आगे भी क्या रहे? शक्तिशाली रहे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? अनुच्छेद 32 दिया हमें उपहार में कि देख लो, अगर तुम लोगों के साथ, किसी के साथ, तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी होगा, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे तुम कहां जा सकते हो? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, मतलब अपने फंडामेंटल राइट्स को संरक्षित करने का अधिकार हमें मिला है अनुच्छेद 32 से, और ये बहुत बड़ा गिफ्ट है संविधान निर्माताओं के द्वारा। ठीक है, कोई भी मामला हो, हम क्या करते हैं? जनपद न्यायालय जाएंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे, तब सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट जाना है उच्चतम न्यायालय। मतलब कि बच्चा जैसे बड़ा बच्चा है, ठीक है, तो प्ले स्कूल में गया, स्कूल फिर कॉलेज, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हम कहाँ पहुंच रहे हैं? तो कॉलेज पहुंच रहे हैं। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय हम डायरेक्ट जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है? कहीं भी उल्लंघन हो रहा है, तो ये क्या है? मूल अधिकार में भी क्या है? बहुत ही मूल है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? हमारे मूल अधिकार को संरक्षित कर रहा है और हमारे मूल अधिकार को वास्तविक बना रहा है। ठीक है, वास्तविकता प्रदान कर रहा है उसे। अब क्या है कि देखो, ये अनुच्छेद 32 है ना, इस संविधान संशोधन बदला नहीं जा सकता। बात को ये समझिए, कभी आपने, अब जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो क्या हुआ था? आर्टिकल 31 जो था संपत्ति का अधिकार, उसको संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 300 क्लॉज 1 के अंतर्गत क्या कर दिया गया उसको? तो संविधिक, मतलब कि कानूनी अधिकार बना दिया गया।
तो बात को ये समझना है कि जब भी क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर उच्चतम न्यायालय और राज्य के बीच क्या होता है, खिंचाव होता है, तो राज्य क्या करती है, संविधान संशोधन लाके फंडामेंटल राइट्स में क्या करती है, कुछ बदलाव करती है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय तो ऐसे करने नहीं देगा, तो संविधान संशोधन किया जाता है। लेकिन किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा इसके साथ कोई छेड़खानी कभी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत पावरफुल है। क्लियर? तो संविधान संशोधन के द्वारा इसको कभी इसके साथ कोई छूछा नहीं कर सकता संसद। ठीक है, इसके साथ कभी भी कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता है। अब अनुच्छेद 32 के बिना संविधान क्या हो गया, अर्थविहीन। अर्थविहीन का मतलब क्या हो गया, मान लो कि हम अधिकार तुमको सब दे ही दिए, अधिकार हमने दे दिया, अब क्या हो रहा है कि हो सके राज्य उसका पालन ना करे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संविधान धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन आर्टिकल 32 से हमें क्या मिल रहा है कि नहीं, आपके साथ अगर आपके राइट्स को लेकर कोई भी छेड़खानी होती है, कहीं भी उल्लंघन हनन होता है, तो आप सीधे कहां जाओगे, तो उच्चतम न्यायालय आप जाओगे। ठीक है, और आपका अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है उसको क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। इसीलिए अगर ये अधिकार नहीं रहा तो संविधान क्या हो जाएगा, अर्थविहीन हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है संविधान का। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के बिना भी संविधान क्या है, अर्थविहीन है, तो फंडामेंटल राइट्स में भी क्या है, ये मूल अधिकार में भी क्या है, ये मूल है। तो अगर ये नहीं रहा तो क्या हो गया, संविधान अर्थविहीन हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर संविधान है और मूल अधिकार नहीं है तो क्या हो गया, संविधान का रहने का कोई मतलब नहीं है। तो उसी प्रकार ये अनुच्छेद 32 क्या है, संविधान का हृदय बोलो, आत्मा बोलो। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर भी यही बोलते थे कि अनुच्छेद 32 क्या है, संविधान का आत्मा है। ठीक है, हृदय है। अब क्या है कि हमारा संविधान क्या बोलता है कि व्यक्ति को महत्व दो, राज्य को नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, व्यक्ति को महत्व दो राज्य को नहीं, क्योंकि हमारे संविधान के लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, तो आप बोल सकते हो कि आर्टिकल 32 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ये यही आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग राज्य के खिलाफ एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है। मतलब व्यक्ति को इतना पावर मिल रहा है कि वो राज्य के खिलाफ खड़ा हो सकता है और राज्य व्यक्ति के सामने उसकी कोई शक्तियां नहीं चल सकती। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। अब क्या है कि देखो, तो हम बोल सकते हैं क्या कि अनुच्छेद 32 क्या है हमारा, एक तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट है। क्यों? क्योंकि भाई इससे राज्य टकरा नहीं सकता, इससे कोई टकरा नहीं सकता, ना हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, व्यक्ति को क्या दे रहा है, तो व्यक्ति को शक्ति दे रहा है, व्यक्ति को पावरफुल बना रहा है। और राज्य इसके सामने क्या है, राज्य का शक्ति इसके सामने कुछ नहीं चलेगा। जहां हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। तो अब इस क्लास को आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है तो थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेती हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं। तो देखो, तो संविधान निर्माता हर व्यक्ति को देख रहे थे, तो हर व्यक्ति को देख रहे थे, इसीलिए तो उन्होंने क्या किया, व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है, राज्य के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब है कि चलो व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दिया, फंडामेंटल राइट्स को ये संरक्षण दिया आर्टिकल 32 के अंतर्गत कि हम उसकी क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, अपने राइट्स को बचा सकते हैं। तो क्या ऐसा हर अब फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है, तो भाग 3 को तो संरक्षण मिल गया, किसके द्वारा, अनुच्छेद 32 के द्वारा। तो क्या ऐसा हर भाग को है क्या, तो नहीं। ठीक है, मूल अधिकार के लिए ही बस ये संरक्षण उपलब्ध है। अब देखो अनुच्छेद 13 का क्लॉज 2, आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 में भी ये बात बोला गया है कि कोई विधि जो भाग 3 के मूल अधिकार के विरुद्ध है, ठीक है, कोई भी विधि लॉ जो भाग 3 के मूल अधिकार के विरुद्ध है उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। देखो ये कितना बड़ा अधिकार है। अनुच्छेद 13 के क्लॉज 2 में तो यहाँ साफ साफ ही बोल दिया गया है कि कोई भी विधि होगा, कोई भी कानून, कोई भी लॉ भाग 3 के मूल अधिकार, क्योंकि मूल अधिकार भाग 3 में है, तो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध होगी तो वो क्या हो जाएगी, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। तो एक यहां से भी संरक्षण मिला और एक यहां से भी संरक्षण मिला आर्टिकल 32। तो ये दोनों जो संरक्षण मिला है वो सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार भाग 3 को मिला है। ठीक है, सारे भाग को नहीं। अब बात को ये समझना, मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। देखो
अब संपत्ति का जो अधिकार है वो तो फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट में रहा नहीं, मतलब ये भाग 3 में नहीं है। भाग 3 में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अनुच्छेद 13 का क्लॉज 2 और अनुच्छेद 32, मतलब कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 13 का क्लॉज 2, 32 एंड 13 का क्लॉज 2, इन दोनों के द्वारा इसको अब संरक्षण नहीं मिलेगा, संपत्ति के अधिकार को अब संरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब संपत्ति का अधिकार क्या है, आर्टिकल 300 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग क्या हो गया, संविधिक वैधानिक अधिकार। याद रखिएगा, संविधिक वैधानिक अधिकार, ठीक है। तो संविधिक वैधानिक अधिकार का मतलब क्या हो गया कि ऐसे अधिकार जो संसदीय विधि से मिले, ठीक है। याद रखिएगा, संसदीय विधि मतलब कि संसद विधि बना रही है, संसद विधि बना रही है, और जो अधिकार संसद के बनाए हुए विधि द्वारा प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं हम, संविधिक और संवैधानिक अधिकार, मतलब जो अधिकार संसदीय विधि से मिले, ठीक है। मतलब कि यहाँ संसद विधि द्वारा तय करेगी कि क्या होना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन, संपत्ति कैसे हम किसी से ले सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, कितनी राशि देंगे, ये सब कौन तय करेगा, तो संसद ही तय करेगी विधि के द्वारा, ठीक है। इसीलिए अभी क्या है, संपत्ति किसी से भी हम छीनना क्या इजी है, लेकिन अगर ये फंडामेंटल राइट्स रहता तो इतना आसान नहीं था। अब इसके लिए कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब बात को समझ में आ रहा है यहाँ तक, और अब बात को ये समझना है कि देखो, तो आखिर जब ये संपत्ति का अधिकार संविधिक वैधानिक अधिकार बन गया और ये हमारा क्या है, मूल अधिकार है, ठीक है। तो अब इन दोनों में आखिर अंतर क्या है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में आखिर डिफरेंस क्या है, अब उसको भी देख लेते हैं। मूल अधिकार और वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार में अंतर क्या है, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में अंतर क्या है। तो देखो, पहला अंतर जो है वो ये है कि अगर मूल अधिकार का आपका कोई उल्लंघन करे तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप सीधे कहाँ जाएंगे, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। और इसमें क्या है कि आप अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगर किसी भी कानूनी अधिकार, वैधानिक अधिकार, लीगल राइट्स को क्या करना है, हमें सीमित करना है, तो संसदीय विधि से सीमित किया जा सकता है आराम से। पर इसमें अगर आपको कोई चेंज लाना है मूल अधिकार में या सीमित करना है तो आपको संविधान संशोधन करना होगा, यूं नहीं हो पाएगा इसके लिए, ठीक है। और सबसे पहली बात तो क्या है कि उच्चतम न्यायालय इसकी रक्षा करने के लिए बैठी हुई है, तो उच्चतम न्यायालय का फैसला बदलना है, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मल संसद विधि लाकर आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैधानिक अधिकार में कर सकते हैं। अब ये क्या है कि जो हमारा मूल अधिकार है वो क्या करता है, राज्य के खिलाफ उपलब्ध होता है, अर्थात कि व्यक्ति को राज्य के खिलाफ खड़ा होने की शक्ति देता है, ठीक है। ये राज्य के खिलाफ क्या करता है, व्यक्ति को शक्ति देता है, मतलब कि राज्य के खिलाफ ये उपलब्ध होता है मूल अधिकार, ठीक है। लेकिन ये नहीं होता, ये कानूनी अधिकार ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर क्या है, राज्य के पास ज्यादा शक्ति है और मूल अधिकार में व्यक्ति बड़ा है, व्यक्ति के पास ज्यादा शक्ति और पावर है। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो कि वैधानिक कानूनी अधिकार का कुछ एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो देखो, संपत्ति का अधिकार आपको तो पता ही है, ठीक है। संविधिक और वैधानिक अधिकार, संविधिक वैधानिक दोनों एक ही है, क्योंकि संसद के विधि द्वारा बना हुआ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जो अधिकार हमें संसदीय विधि से मिलता है उसको क्या बोलते हैं, संविधिक एंड वैधानिक अधिकार। तो अब देखो, मतदान का अधिकार भी क्या है, वैधानिक अधिकार है। तो अब मतदान का अधिकार में बहुत लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछे थे कि मैम मतदान का अधिकार आखिर कैसा अधिकार है, तो ये कैसा अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। अब इसको रिमूव कर लेते, थोड़ा मतदान के अधिकार पर भी चर्चा कर लेते हैं इसी के दौरान। मतदान का अधिकार, तो बच्चों मतदान का अधिकार मैंने बताया कि क्या है, वैधानिक या संविधिक अधिकार, मतलब कि संसदीय अधिनियम, संसदीय विधि द्वारा मिला हुआ अधिकार, संसदीय विधि के द्वारा जो अधिकार हमें मिला वो क्या हो गया, वैधानिक और संविधिक अधिकार हो गया। अब ये मैं बोल रही हूँ कि ये मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो ये राइट टू वोट का जो अधिकार है ना, इस शब्द का प्रयोग किसी भी आर्टिकल में, संविधान के किसी भी आर्टिकल में, किसी भी अनुच्छेद में इस शब्द का प्रयोग संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं हुआ है, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अब कंफ्यूजन किस बात को लेके होती है, तो देखो अनुच्छेद 326
माफ कीजिएगा। तो अनुच्छेद 326 में बोला गया है कि हर व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अब हर व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए मतलब कि 18, आपको पता है वोट देने का अधिकार कब से मिला है हमें, तो 18 साल के ऊपर के जो व्यक्ति होंगे उनका, तो वोटर लिस्ट में सबका नाम होना चाहिए। ये अनुच्छेद 326 में बोला गया है। तो इसके तहत हमें क्या लगता है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। नहीं बच्चों, याद रखना कि हमें मत देने का अधिकार, राइट टू वोट जो है वो हमें संसदीय अधिनियम से मिला है। संसदीय अधिनियम द्वारा ये बनाया गया है मत देने का अधिकार। इसीलिए कैसा अधिकार है मतदान का अधिकार? वैधानिक और संविधिक अधिकार है। और ये किस अधिनियम द्वारा हमें मिला है? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा, अर्थात कि संसद के द्वारा जो हमें अधिकार मिला है उसको संसद जब चाहे छीन सकती है, याद रखिएगा। और इसको छीनने के लिए या सीमित करने के लिए कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 32 पे जो हमारा क्लास चल रहा है वो अभी आगे भी जारी रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।